तो देखो समय आ गया है, अब हम एक नया और फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है संप्राप्ति। कौन सी प्राप्ति? संप्राप्ति। इसको करने के बाद भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो बिल्कुल गलत लगता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम बहुत ही प्यारा है, धार्मिक लोगों की पसंद, संप्राप्ति। कौन सी प्राप्ति बताई मैंने? संप्राप्ति। ये इकोनॉमिक्स का शब्द है संप्राप्ति, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम नहीं जानते, लेकिन इसके अपोजिट में एक ऐसा शब्द बताऊंगा जिसको तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार ये तो हम जानते हैं, ये तो मैं जानता हूं, ये तो मैं जानती हूं, इसे तो मैं कर दूंगी, इसमें तो मैं झंडे गाड़ दूंगी, है ना, इसमें तो मैं लाल किला खड़ा कर दूंगा, ये सब। तो देखो संप्राप्ति, पहली बात तो ये इसका एक दूसरा नाम लिखो। संप्राप्ति को बोलते हैं आगम। कौन सा गम? आगम, है ना। गम समझते हो? जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, वही वाला गम, है ना। लेकिन ये है आगम। ठीक है, इसके अलावा एक और शब्द लिखो भाई, बहुत ही शब्द है मेरे पास। आए। तीनों में से तुम्हें एक शब्द अपना सा लग रहा होगा, आए। ये आज तक सबको समझ में आए। तो देखो आए, सिंपल भाषा में बोलूं, इनकम। मुझे बताओ, मैंने एक चैप्टर पढ़ाया उत्पादन फलन। एक उत्पादक चीजों को बनाए जा रहा है, बनाए जा रहा है, बनाए जा रहा है। मान लो प्लास्टिक की बोतलें बनाए चला जा रहा है, बेवकूफों की तरह बनाए चला जा रहा है, इकट्ठी करे चला जा रहा है बोतलें। पता नहीं क्या करेगा इतनी बोतलों का, बेचता ही नहीं है बंदा मार्केट में। और फिर हमने पढ़ा लागत वाला चैप्टर। फिर हमें पता चला कि यार एक बोतल को बनाने का कितना खर्चा है, 10 बोतल को बनाने का कितना खर्चा है, 100 बोतलों को बनाने का कितना खर्चा है ना। पहले हमने उत्पादन फलन में पढ़ा कि उत्पादन कैसे होता है, फिर हमने लागत वाले चैप्टर में पढ़ा यार बनाने का खर्चा आता है। अब मुद्दे की बात है कि अब इस चीज को तुम बेचोगे। बताओ बेचने पर क्या मिलते हैं? क्या अंगूठा? बेचने पर मिलते हैं पैसे, मतलब कि आय। बेचने पर मिलते हैं पैसे, मतलब कि आगम। बेचने पर मिलते हैं पैसे, मतलब कि संप्राप्ति। तीनों को कुल मिलाकर इंग्लिश के अंदर एक शब्द बोला जाता है, रेवेन्यू। तो इसलिए इंग्लिश में भी याद रखना, क्या बोला जाता है एक ही शब्द में? रेवेन्यू। कहते नहीं कितना कमा लेते हो, वो बोलेगा भाई इतने रुपए कमा लेते हैं, 2-3 रुपए। बताओ, चाहिए तो बोलो, अभी दूं मैं तुम्हें इकट्ठे करके 2-3 रुपए। ठीक है, तो उसे कहते हैं रेवेन्यू, हमारी कमाई। एक बात पूछूंगा मैं, ध्यान से सुनना और फिर मुझे जवाब देना उस चीज का। 5 रुपए की कीमत है, प्राइस कितना है? 5 रुपए। 5 रुपए वाली कुल्फी आती है ना भाई, हम तो गरीब लोग हैं, 5 रुपए में खुश हो जाते हैं। तुम लोग 500 वाली खाते हो, 5-5 हजार वाली खाते हो, तो मेरी गलती थोड़ी है ना, ये तुम लोगों की अमीरी है। तो हम तो भाई 5 रुपए में मान जाते हैं। तो 5 रुपए वाली क्या है? आइसक्रीम है। और कितनी बेच दी? 10 बेच दी। 5 रुपए वाली आइसक्रीम कितनी बेच दी? 10 रुपए, 10 बेच दी। मुझे बताओ, 5 रुपए की कीमत और कितनी बेची? 10 बेची। कितने रुपए कमा लिए हमने? हमने पूरे कमा लिए 50 रुपए। कोई शक तो नहीं है कि मैंने इतने सारे रुपए कैसे कमाए? चोरी नहीं करी भाई, ईमानदारी से कमाता हूं। तुम्हारे जैसे नालायक बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता हूं, तब कमाता हूं, है ना, चोरी नहीं करते। तो 50 रुपए मैंने कमा लिए, तो मेरी संप्राप्ति कितनी मानी जाएगी? 50 रुपए। मेरी आगम या मेरी आय कितनी मानी जाएगी? 50 रुपए। ठीक है, तो तुम्हें एक फॉर्मूला पता चल गया होगा टोटल रेवेन्यू निकालने का, कुल आगम निकालने का, कुल संप्राप्ति निकालने का। क्या फॉर्मूला होता है? प्राइस की मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं? क्वांटिटी से। देखो यही तो कर रखा है, 5 रुपए की मल्टीप्लाई किससे कर दी? 10 क्वांटिटी से। प्राइस की मल्टीप्लाई किससे कर दी? क्वांटिटी से। तो कुल मिलाकर अगर तुम कुल संप्राप्ति निकालना चाहते हो, मतलब कि टोटल रेवेन्यू निकालना चाहते हो, तो P इंटू Q का फॉर्मूला लगाकर हम ऐसा कर सकते हैं। कोई हमें रोकने वाला नहीं है, भगवान भी स्वयं आ जाएगा तो भी हम कुल संप्राप्ति निकालने से डरेंगे नहीं, हम कुल संप्राप्ति निकाल कर रहेंगे। ठीक है,
तो मुझे बताओ, जब एक व्यक्ति किसी चीज को बनाता है और बनाने के बाद बाजार में उसे बेच देता है, तो बदले में जो पैसे उसे मिलते हैं, ध्यान से सुनो, जब कोई व्यक्ति किसी चीज को बनाता है, बनाकर उसे बाजार में बेच देता है, बेचने पर जो पैसे उसे मिलते हैं वो पैसे उसके क्या कहलाते हैं? संप्राप्ति, है ना। तो पहले तो नोट के अंदर एक बेसिक डेफिनेशन लिखनी है, संप्राप्ति का मतलब क्या है ना। लिखो, मतलब कि रेवेन्यू का मतलब क्या है, तो लिखो संप्राप्ति की डेफिनेशन लिखो। जब कोई उत्पादक या कोई व्यक्ति, जब कोई उत्पादक या कोई व्यक्ति, जब कोई उत्पादक या कोई व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा को, किसी वस्तु या सेवा को बाजार में बेचता है, जब किसी वस्तु या सेवा को बाजार में बेचता है, बेचने पर मिली हुई कमाई, बेचने पर मिली हुई कमाई उसकी संप्राप्ति कहलाती है। कौन सी प्राप्ति कहलाती है? संप्राप्ति। बेचने पर मिली हुई कमाई उसकी संप्राप्ति कहलाती है, संप्राप्ति, ठीक है। भगवान की प्राप्ति नहीं, संप्राप्ति कहलाती है, ठीक है। तो चैप्टर का फर्स्ट हेडिंग डालो। अब ये तो बेसिक डेफिनेशन थी, लिखो चैप्टर का फर्स्ट हेडिंग, कुल आगम कौमा सीमांत आगम कौमा औसत, औरत मत लिख देना कभी, औरत लिख दो, औसत आगम, ठीक है। कुल आगम, सीमांत आगम, औसत आगम। तुम सोच रहे होंगे मैंने आगम शब्द क्यों लिख दिया। तुम चाहो तो तुम कुल संप्राप्ति, सीमांत संप्राप्ति, औसत संप्राप्ति लिख सकते हो। तुम चाहो तो कुल आय, सीमांत आय और औसत आय लिख सकते हो, है ना। लेकिन दोनों ही शब्द ठीक है, सारे शब्द इकोनॉमिक्स के हैं, ये है ना। आय वाला शब्द मत लिखना, आगम लिख लो या फिर सीमा संप्राप्ति लिख लो, दोनों में से कोई सा भी एक शब्द लिख सकते हो। इंग्लिश में वही मतलब होता है रेवेन्यू, ठीक है। हाँ, इंग्लिश में भी तुम्हें लिखना है, पूरा मत लिखना। लिखो TR कोमा MR कोमा AR, है ना। टोटल रेवेन्यू, बोलो मेरे साथ, बोलो भाई, क्या बोलोगे? टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, है ना। अब हम तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे भाई, एक एक करके पढ़ेंगे, शक्तिमान तो है नहीं जो सारा एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो लिखो नंबर 1, सबसे फर्स्ट पॉइंट में आएगा टोटल रेवेन्यू यानी कि कुल आगम। मैंने TR लिखा है, तुम्हें पूरा लिखना है हिंदी में, कुल आगम या फिर कुल संप्राप्ति, ठीक है। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है टोटल। मुझे बताओ, मैंने एक मार्कर बेचा 10 रुपए का, फिर 2 मार्कर बेचे, फिर 3 मार्कर बेचे, फिर 4 बेचे, फिर 10 बेचे, ऐसे करते करते मैंने 100 मार्कर बेच दिए। ऐसे करते करते मैंने कितने मार्कर बेच दिए? 100 मार्कर बेच दिए। सारा कुछ मिलाकर कितने रुपए मैंने कमाए, उन सबका जोड़ क्या कहलाता है? कुल संप्राप्ति। मतलब सारी की सारी बेची गई इकाइयों का जोड़। ध्यान से सुनो, सारी की सारी बेची गई इकाइयों का जोड़ क्या कहलाता है? कुल संप्राप्ति। तो लिखो
एक फर्म द्वारा, फर्म लिख लोगे ना, फर्म कई बार आ चुका है ये शब्द, चलो मैं लिखवा देता हूं, बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक फर्म द्वारा अपने वस्तु की उत्पादित, है ना, अपनी वस्तु है भाई, दूसरे की चुरा कर नहीं बेचते, इज्जत की खाते हैं। एक फर्म द्वारा अपने वस्तु की उत्पादित एक निश्चित मात्रा की बिक्री से अपने वस्तु की उत्पादित एक निश्चित मात्रा से, एक निश्चित मात्रा की बिक्री से, है ना, बिक्री लिख लो, निश्चित मात्रा की बिक्री से जो धनराशि प्राप्त होती है, जो धनराशि प्राप्त होती है, उसके जोड़ को कुल संप्राप्ति कहा जाता है। जो धनराशि प्राप्त होती है उसके कुल जोड़ को कुल संप्राप्ति कहा जाता है। ठीक है, कुल संप्राप्ति कहा जाता है। इसे निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जाता है। अब जो मैं सूत्र लिखाऊंगा, सूत्र का मतलब होता है फॉर्मूला इंग्लिश में, इसे निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जाता है। निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जाता है। ये फॉर्मूला लिख लो भाई, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये फॉर्मूला होता है। टोटल रेवेन्यू TR इक्वल टू P इंटू Q। ठीक है, तो ये निकलती है हमारी कुल संप्राप्ति। कौन सी संप्राप्ति निकलती है? कुल संप्राप्ति। अब मैं पहले पढ़ाऊंगा एवरेज, मैंने हिंदी में लिखवाया था, एवरेज बाद में, है ना, लेकिन पढ़ा पहले रहा हूं, कोई बात नहीं, पहले कुल औसत पढ़ लेते हैं, बाद में सीमांत पढ़ लेंगे। तो लिखो नंबर टू में लिखो AR, मतलब कि एवरेज रेवेन्यू, मतलब कि औसत संप्राप्ति या औसत आगम, एक ही बात है। तो देखो, जब भी किसी की भी एवरेज निकालनी हो, मैंने तुम्हें लागत वाले चैप्टर में भी बताया, मैंने तुम्हें उत्पादन वाले चैप्टर में भी बताया, मैंने तुम्हें प्रोडक्शन, है ना, अलग अलग तरीके से बताया। जब भी किसी की भी एवरेज निकालनी हो, किससे डिवाइड दे देते हैं? इकाइयों से, मतलब कि क्वांटिटी से। फॉर एग्जांपल देखो, उसी के टोटल को किससे डिवाइड दे दो? उसकी क्वांटिटी से, तो क्या निकल आती है? एवरेज निकल आती है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर तुम एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हो तो तुम उसको उसकी क्वांटिटी से ही डिवाइड दे दो। तो लिखो, तो तुमने क्या करा? तुमने कुल संप्राप्ति को बेची गई इकाइयों से क्या कर दिया? भाग कर दिया, और क्या निकल आया? औसत संप्राप्ति। ये लिखना है, लिखो, जब कुल संप्राप्ति को बेची गई मात्रा से, जब कुल संप्राप्ति को बेची गई मात्रा से भाग किया जाता है, बेची गई मात्रा से भाग किया जाता है, तो हमें औसत संप्राप्ति मिलती है। तो हमें औसत संप्राप्ति, कौन सी प्राप्ति? औसत संप्राप्ति। तो हमें औसत संप्राप्ति मिलती है। औसत
संप्राप्ति मिलती है, इसे प्रति इकाई संप्राप्ति भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक वस्तु की होती है, एवरेज है ना, एवरेज का मतलब यही होता है पर पीस। इसे प्रति इकाई है ना, पर यूनिट रेवेन्यू, मतलब कि पर यूनिट पर कितना रेवेन्यू हुआ है, इसे प्रति इकाई संप्राप्ति भी कहते हैं। इसे प्रति इकाई संप्राप्ति भी कहते हैं। कौन सी संप्राप्ति कहते हैं? प्रति इकाई संप्राप्ति भी कहते हैं। इसे निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जाता है। इसे निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जाता है। क्या किया जाता है? निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जाता है ना, निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ये लिख लेना फॉर्मूला, AR इक्वल टू TR अपॉन में Q, Q का मतलब क्वांटिटी। तो अब हम बात करेंगे सीमांत संप्राप्ति की। लिखो नंबर 3, मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत संप्राप्ति। कौन सी संप्राप्ति भाई? सीमांत संप्राप्ति, है ना। तो देखो सीमांत के लिए मैंने तुम्हें हर बार एक शब्द बताया है ना, एक अतिरिक्त इकाई। फॉर एग्जाम्पल देखो, 10 इकाइयां बेचता था, 20 रुपए कमाता था। ध्यान से सुनना, मैं लिख नहीं रहा बोर्ड पे, ध्यान से सुनते जाओ। 10 इकाइयां बेचता था, कितने रुपए कमाता था? 20 रुपए। अब वो बेचता है 11 इकाइयां, अब वो कमाता है 25 रुपए। 10 बेचता था, 20 कमाता था, 10 बेचता था, 20 रुपए कमाता था, 11 बेचता है, कमाता है 25। बताओ एक ज्यादा बेचने से कितना एक्स्ट्रा उसको रेवेन्यू मिला? 5 रुपए का ना। एक अतिरिक्त बेचने से कितने रुपए की रेवेन्यू उसकी ज्यादा हो गई? 5 रुपए की। तो ये जो 5 रुपए की रेवेन्यू है, ये क्या मानी जाएगी? मार्जिनल रेवेन्यू। मतलब किसी भी चीज की एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से जो एक्स्ट्रा टोटल रेवेन्यू से मिलती है, दैट एक्स्ट्रा रेवेन्यू इज रेफर्ड एज मार्जिनल रेवेन्यू। उसको बोला जाता है मार्जिनल रेवेन्यू, है ना। उस एक्स्ट्रा संप्राप्ति को क्या बोला जाता है? मार्जिनल, है ना। तो एक अतिरिक्त इकाई बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। तो लिखो, सीमांत संप्राप्ति के लिए किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बेचने पर, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बेचने पर जो वृद्धि कुल संप्राप्ति में होती है, एक वस्तु की किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बेचने पर, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बेचने पर जो वृद्धि कुल संप्राप्ति में होती है, उसे सीमांत संप्राप्ति कहते हैं। उसे सीमांत संप्राप्ति कहते हैं। सीमांत संप्राप्ति कहते हैं। ठीक है, लिखो उदाहरण, लिखो इसका। उदाहरण के लिए 10 पंखे बेचने पर 10,000 रुपए की कुल आय प्राप्त होती है। 10 पंखे बेचने पर, पंखे समझते हो भाई, ये जो तुम्हारे सर पे घूम रहा है। 10 पंखे बेचने पर, 10 पंखे बेचने पर 10,000 रुपए की कुल आय प्राप्त होती है। 10,000 रुपए की कुल आय प्राप्त होती है तथा 11 पंखे बेचने पर
10,850 रुपए की कुल आय प्राप्त होती है। 10,850 रुपए की 10,850 रुपए की कुल आय प्राप्त होती है। कुल आय प्राप्त होती है। 10,850 रुपए की कुल आय प्राप्त होती है। तो बताना मार्जिनल क्या होगा। देखो 10 पर उसे मिल रहे थे 10,000 और 11 पर मिल रहे हैं 10,850। एक एक्स्ट्रा बेचने से उसे कितने एक्स्ट्रा मिले? 850 रुपए ना भाई। यही कंसेप्ट मैं इसलिए समझा नहीं रहा हूं बोर्ड पे, क्योंकि ये कंसेप्ट कई बार आ चुका है मार्जिनल का, है ना। यही तो करते हैं हम हर बार सीमांत निकालने के लिए। तो कितने रुपए की संप्राप्ति हो गई उसकी सीमांत? 850 रुपए की। तो लिखो, तो इसकी सीमांत संप्राप्ति 850 होगी। तो इसकी सीमांत संप्राप्ति 850 रुपए होगी। कितने रुपए होगी भाई? 850 रुपए। ठीक है, 850 रुपए होगी। इसका भी फॉर्मूला लिख लेना एक लाइन छोड़कर। लिखो, इसका फॉर्मूला होता है एम आर इक्वल टू टी आर डेल्टा और अपोर में आता है क्वांटिटी। ऊपर आता है कुल संप्राप्ति का परिवर्तन और नीचे आता है बेची गई मात्रा का परिवर्तन, है ना। तो ध्यान रखना, कई बार फॉर्मूला आ जाता है एग्जाम में लिखने को। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें फॉर्मूला समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही आसान है। तो देखो, अब चैप्टर का नेक्स्ट और मेन हेडिंग आएगा। लिखो, टी आर, एम आर तथा ए आर में संबंध। इन तीनों में कई बार संबंध आ चुका है। अगर 6 नंबर में आता है, वैसे 6 में कम ही आता है ये वाला क्वेश्चन, है ना। इस चैप्टर से 6 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आता, छोटा ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगर बाई चांस, वैसे 6 में आता नहीं, बता देता हूं, 6 में आता है तो तुम्हें टेबल भी बनानी है, एक्सप्लेन भी करना है, ग्राफ भी बनाना है। 4 नंबर में आता है तो सिर्फ एक्सप्लेन कर देना और ग्राफ बना देना, है ना। टेबल की जरूरत नहीं है ना। फिलहाल तो खैर मैं सब कुछ बनवाऊंगा। तो देखो, पहले इनके बारे में लिखना, है ना। इंप्लाइज दैट का साइन लगा के लिखो, आगे से लिखो। लिखो, टी आर, एम आर और ए आर में धनिष्ठ, धनिष्ठ लिख लोगे, बोर्ड पे लिखा हुआ है, तुम्हारे बस की नहीं है भाई कुछ भी। धनिष्ठ मैं खुद नहीं लिख पा रहा हूं। टी आर, एम आर, ए आर में धनिष्ठ संबंध पाया जाता है। धनिष्ठ का मतलब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध इन दोनों के बीच, इन तीनों के बीच, है ना। टी आर, एम आर तथा ए आर में धनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इस संबंध को सारणी तथा रेखा चित्र की सहायता से, इस संबंध को सारणी तथा रेखा चित्र की सहायता से समझाया जा सकता है। इस संबंध को सारणी तथा रेखा चित्र की सहायता से समझाया जा सकता है। समझाया जा सकता है, क्या सकता है? जा सकता है ना, जा नहीं सकता कहीं पे, समझाया जा सकता है ना। सही से बोलो, सही से बोलो। ठीक है, तो देखो टेबल बनानी है। मुझे टेबल बनाने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं ये हेडिंग रब कर रहा हूं ताकि मैं खुलकर बना पाऊं, है ना।
तो देखो एक में तो तुम्हें लिखनी है बेची गई मात्रा, बेची गई मात्रा, है ना। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, क्यू, क्वांटिटी। कितनी मात्रा तुमने बेची है मतलब क्वांटिटी। एक कॉलम बनाना है टोटल रेवेन्यू का, इसको तुम शॉर्ट में लिख लो, तुम लोग भी लिख सकते हो टीआर। एक बनाना है एमआर का और एक बनाना है एआर का, तीनों बनाने हैं, तीनों कॉलम तुम्हें बनाने हैं। क्या करने हैं, तीनों कॉलम बनाने हैं। देखो बेची गई मात्रा है भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गई, 9 10, जैसे तैसे करके लिख पा रहा हूं, गुजारा ही नहीं हो पाता भाई, क्या करे, है ना। इस बोर्ड पर, छोटा बोर्ड है भाई, क्या करे, छोटा समझते हो तुम, कहां समझोगे, तुम बड़े बड़े लोग हो, छोटा तो हम ही समझते हैं बस। तो देखो टेबल के अंदर मैंने 10 तक की इकाइयां प्लॉट करी है और अब मैं बनाऊंगा कुल संप्राप्ति। देखो मुझे बताओ कुल संप्राप्ति जो है, कुल संप्राप्ति मैं बहुत ही अलग तरीके से बनाऊंगा, उम्मीद करता हूं तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। चलो मैं बना ही देता हूं, बात है क्या बनाना, बात है क्या बनाना। देखो 5 9 बनाते चलो, 12 14, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया भाई, है ना, कोई बात नहीं, 15 14 12 9 और 5, ये है हमारी कुल संप्राप्ति। कौन सी संप्राप्ति बनाई है हमने, कुल संप्राप्ति। कोई शक, शक कहां से होगा, तुम्हें कुछ पता होगा तो शक होएगा ना, ठीक है। कुल संप्राप्ति है हमारी। तो देखो एमआर बना देते हैं। एमआर बनाना तो तुम्हें आ चुका है, कितनी बार हमने मार्जिनल बनाया है, हमने मार्जिनल कॉस्ट बनाई, हमने मार्जिनल प्रोडक्शन बनाया, हमने मार्जिनल यूटिलिटी बनाई, है ना, बहुत बार मार्जिनल बनाया है और मार्जिनल बनाते रहेंगे, जब जब इस धरती पर आएंगे तब तक मार्जिनल बनाएंगे। देखो पहली यूनिट का मार्जिनल तुम्हें मालूम है सेम रहता है ना। देखो नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दो, नीचे वाले में से ऊपर वाला, 9 में से 5 गए 4, है ना, 12 में से 9 गए 3, 14 में से 12 गए 2, 15 में से 14 गया 1, 15 में से 15 गया 0। नीचे वाले में से हमेशा क्या करना होता है, ऊपर वाला माइनस। अब देखो 14 में से 15 गया, माइनस का 1 है ना, देखो 14 में से क्या माइनस करना है, 15, तो 14 में से 15 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा ना, क्यों, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है, माइनस की डिजिट बड़ी है। तो 14 में से 15 गया, माइनस का 1, 12 में से 14 गए, माइनस के 2, 9 में से 12 गए, माइनस के 3, और 5 में से 9 गए, माइनस के 4। यानी कि मार्जिनल अपना कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी चैप्टर हो, मार्जिनल की आदत नहीं बदलती, चैप्टर कोई सा भी हो, मार्जिनल की आदत नहीं बदलती, नेगेटिव होता है, 0 हो जाता है, घटता रहता है ना, अपनी मर्जी का मालिक है। अब एवरेज बना दो, तुम्हें मैंने एवरेज का फॉर्मूला बताया था ना अभी। देखो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रेवेन्यू अपॉन में क्वांटिटी। तुम्हें टोटल रेवेन्यू को किससे डिवाइड देना होता है, क्वांटिटी से। अब इधर देखो टोटल रेवेन्यू है 5, डिवाइड दोगे 1 से, 5 को 1 से डिवाइड दिया 5। टोटल रेवेन्यू है 9, डिवाइड दोगे 2 से, हाँ 9 को 2 से डिवाइड देंगे तो आएगा 4 रुपए 50 पैसे, मतलब 4.5, 4.5। अब 12, अब तुम लोगों को अगर डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो तुम मुझसे अलग से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बताने के लिए तैयार हूं। कुछ खास बच्चे ऐसे होते हैं, चुनिंदा बच्चे
जिनको इस लेवल में भी डिवाइड करना नहीं आता है ना, तो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, खुलकर पूछ सकते हो तुम, ठीक है, अगर दिक्कत होती है तो। देखो 12 को डिवाइड देना है 3 से, 3 चौक 12 है ना। 14 को डिवाइड देना है 4 से, हाँ जल्दी से बताओ, ये आएगा तुम्हारा 3.5। मैं फटाफट से देखकर लिख देता हूं भाई, 3, 2.5, 2, 1.5, 1 और 0.5 है ना। तो ये आ गए अपना एवरेज रेवेन्यू, औसत संप्राप्ति। अब देखो, अब हम रिलेशन 2 मिनट में फाइंड आउट कर लेंगे। एक बार टेबल आ जाती है ना बनानी, मतलब अगर एक बार टेबल बन गई तो समझो सब कुछ हो गया। मुझे बताओ टोटल रेवेन्यू के क्या हाल हैं। देखो टोटल रेवेन्यू के क्या हाल हैं। टोटल रेवेन्यू स्टार्टिंग में तो बढ़ रहा है, देखो 5 से 9, 12, 14, 15, 15 पर क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। मुझे बताओ जब 15 पर ये मैक्सिमम है, मार्जिनल की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, अब दिखाई दी, मार्जिनल की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, 0। मतलब कि जब सीमांत संप्राप्ति 0 होती है, जब सीमांत संप्राप्ति क्या होती है, 0 होती है, तब टोटल रेवेन्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इस तरह का रिलेशन कई बार आ चुका है, अगर तुमने चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ा है, हर बार वही चीज आ रही है घुमा फिरा कर, है ना। देखो सीमांत संप्राप्ति 0 है तो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है। अब जरा एमआर और एआर का रिलेशन देखो, देखो एमआर भी घट रहा है और एआर भी घट रहा है, लेकिन जरा गौर से देखो, एमआर 5 से 4 हुआ और वो सिर्फ 0.5 घटा, ये 4 से 3 हुआ, वो सिर्फ आधा घटा, 0.5 है ना। मतलब कि एमआर में ज्यादा घटाव हो रहा है और एआर में कम। घट तो दोनों रहे हैं, सीमांत संप्राप्ति में भी ह्रासमान हो रहा है और औसत संप्राप्ति में भी ह्रासमान हो रहा है। हरा आसमान नहीं, ह्रासमान मतलब कि डिक्रीज हो रहा है, लेकिन किसमें ज्यादा हो रहा है, एमआर में, एमआर में अधिक ह्रासमान हो रहा है। तो ये कुछ बातें तुम्हें, पहले तो टेबल बना लो, अगर किसी बच्चे की टेबल रह गई तो वीडियो पोस्ट करके बना लो, ठीक है, और अगर हो चुकी है तो टेबल के बाद लिखो। देखो मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, लिखो टेबल के बाद स्मॉल ए पॉइंट, टेबल के बाद स्मॉल ए पॉइंट लिखो, लिखो पहली अवस्था में टीआर में वृद्धि हो रही है, पहली अवस्था में टीआर में मतलब कुल संप्राप्ति में, दिखाई दे रहा है ना, 5 से 9, 9 से 12, 12 से 14, 14 से 15, पहली अवस्था में टीआर में वृद्धि हो रही है, परंतु एआर और एमआर में लगातार, परंतु एआर और एमआर में लगातार, एआर और एमआर में लगातार ह्रासमान, बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं ह्रासमान, है ना, ह्रासमान का मतलब होता है घटना, डिक्रीज होना, ठीक है, डिक्रीज होना, घटना, है ना, लेकिन शब्द तुम्हें ये लिखना है ह्रासमान। परंतु एआर और एमआर में लगातार ह्रासमान हो रहा है, क्या हो रहा है, ह्रासमान हो रहा है। लेकिन मुझे बताओ किसमें ज्यादा हो रहा है, देखो एमआर में हो रहा है ना, एमआर के अंदर कितने का डिक्रीज हो रहा है, 1 का, और जबकि एआर में कितने का डिक्रीज हो रहा है, 0.5 का। तुम देख सकते हो ना, एमआर में 1 का डिक्रीज हो रहा है और एआर में सिर्फ 0.5 का। तो लिखो इसी के अंदर फर्स्ट पॉइंट में चल रहा है, ए पॉइंट में, एआर की तुलना में एमआर में अधिक ह्रासमान होता है, एआर की तुलना में एमआर में अधिक ह्रासमान होता है, एमआर में अधिक ह्रासमान
होता है। ठीक है, अब लिखो बी पॉइंट। अब बात करेंगे दूसरी अवस्था की। दूसरी अवस्था मतलब जब टीआर क्या हो चुका है, अधिकतम हो चुका है। तो लिखो दूसरी अवस्था में जब टीआर, दूसरी अवस्था में जब टीआर अधिकतम होता है तो एमआर शून्य होता है। तो एमआर क्या है, शून्य है। दिखाई दे रहा है ना, देखो जब टीआर सबसे ज्यादा है तो एमआर की वैल्यू क्या है, शून्य। लेकिन क्या कभी एवरेज शून्य होगी, नहीं। सोचो जब किसी की एवरेज रेवेन्यू ही शून्य हो जाएगी, वो क्या कमाएगा, एवरेज ही जीरो आ रही है उसकी। ठीक है, दूसरी अवस्था में जब टीआर अधिकतम होता है तो एमआर शून्य हो जाता है। एमआर क्या हो जाता है भाई, शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। परंतु एआर शून्य नहीं होता। एआर देखो अभी भी ऐंठ रहा है, कह रहा तू हो जा शून्य, मैं नहीं होने वाला भाई, मत तो हमारा क्या जा रहा है। परंतु एमआर शून्य, सॉरी, परंतु एआर शून्य नहीं होता है। ठीक है, अब लिखो सी पॉइंट। टीआर जब घटने लगा तो देखो 15 से 14, 12 से 9, 5 है ना। तो तीसरे पॉइंट में लिखो दूसरी अवस्था के बाद जब टीआर घटने लगता है तो बताओ एमआर की कंडीशन क्या हो जाती है, नेगेटिव हो गई ना। देखो सीमांत संप्राप्ति क्या बन चुकी है तुम्हारी, ऋणात्मक। तो लिखो दूसरी अवस्था के बाद जब टीआर घटने लगता है, टीआर घटने लगता है तब एमआर ऋणात्मक हो जाता है, तब एमआर ऋणात्मक हो जाता है, एमआर ऋणात्मक हो जाता है। परंतु एआर ऋणात्मक नहीं होता, परंतु एआर ऋणात्मक नहीं होता है। लेकिन इसमें लगातार ह्रासमान होता रहता है ना, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन कभी जीरो नहीं होगा। तुम सोचो ये जीरो क्यों नहीं होगा भाई, किसी की एवरेज कमाई ही अगर जीरो हो जाए तो वो क्या धंधा करेगा, फिर वो उस धंधे से उसे एवरेज इनकम हो ही नहीं रही है, एवरेज इनकम क्या हो रही है, जीरो। तो वो उस धंधे को करेगा ही क्यों, फिर वो प्रोड्यूसर नहीं है, फिर वो उत्पादक नहीं है, वो क्या है, फिर वो मूर्ख है तुम्हारी तरह। ठीक है, लिखो परंतु एआर में लगातार ह्रासमान होता रहता है, परंतु एआर में लगातार ह्रासमान होता रहता है।